बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में ये ऊँट एक तरफ आखिर बैठ ही गया और न सिर्फ सूबा पंजाब बल्कि अब वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें तश्कील दी जा रही हैं, मिनिस्ट्रियाँ भी बांटी जा रही हैं, स्पीकरशिप भी के भी मामला तय हो जाएंगे, एक माह बाद सदारती इलेक्शन भी हो जाएंगे, उनके लिए भी मजबूत कैंडिडेट सामने आना शुरू हो जाएंगे। फिर दूसरी जानब IMF के जो हम एवरी ईयर हम पैसे लेते हैं और फिर उसकी किस्त की अदायगी करते हैं, वो टाइम भी करीब आना है। तो इस पूरे इसना में PTI की जानिब से आज उनके वकला की जानिब से एक ऐलान किया गया है कि हम IMF को ख़त लिखेंगे और उस ख़त में हम उनको कहेंगे कि पहले आप जिन जिन हलकों में धांधली हुई थी उनका ऑडिट करवाएं, फिर आप जो पैसे और जो लेन देन का मामला है वो आगे बढ़ाएं। ये कितना पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा और PTI की अपोजिशन किस कदर हुकूमत को इंगेज करेगी। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई अदवार आपने मुल्क की सियासत में सैयद सज्जाद अली शाह ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर, शाह साहब आपने टाइम दिया। शाह साहब पहले ज़रा ये मैं चाह रहा हूँ IMF वाला मामला बड़ा पाकिस्तान के लिए पिछले साल भी संगीन बनाने की इसको कोशिश की गई थी और आज फिर शुरुआत हो गई। अभी हुकूमत बनी नहीं है लेकिन PTI कह रही है कि हम ख़त व किताबत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े अफसोस की बात है, फौरी तौर पे जब ये बयान दिया गया वहाँ से निकलने के बाद वकला की जानिब से और कहा गया कि इमरान खान जो हैं वो ख़त लिखेंगे, तो पहले तो मैं यहाँ आज बड़ा खुल के ये हैरानगी का इजहार करता हूँ अपनी कि नवाज शरीफ भी पाबंद सलासल रहे, आसिफ अली जरदारी भी रहे हैं, दीगर लोगों ने भी जेलें काटी हैं, मरियम नवाज भी जेल में रही हैं, लेकिन इतनी सहूलतें कि मुलाकातें, सियासी मुलाकातें, ख़त किताबत और इतनी कुछ लग्जरी लाइफ जेल के अंदर मिल जाना, ये तो मैं ख़ुद पहली दफ़ा देख रहा हूँ अपनी इतनी ज़िंदगी के अंदर। फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा स्पेस दिया गया है इमरान खान को, PTI के बानी को। लेकिन मैं ये समझने से कासिर हूँ कि आया वकला जो ये बात कर रहे हैं वो बानी PTI ने की भी है कि नहीं, क्योंकि ये बात तो सर वहाँ चेयरमैन PTI गौहर साहब भी खड़े थे, गौहर साहब ने भी जुमला अदा किया है, मैं जानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन चूंकि साबिका जो तजर्बात रहे PTI के हवाले से वो सोशल मीडिया पे बेइंतहा झूठ के पुलंदों के रहे हैं, तो वो कभी कुछ कहा जाता है, फिर यू टर्न ले लिया जाता है, फिर एक नया झूठ फैलाया जाता है, फिर उसको यू टर्न लिया जाता है, जहन साजी करना, इंतशार फैलाना। ये तजर्बात को देखते हुए मैं अभी इस बयान को उस हवाले से मुसद्दिक नहीं ले रहा, अच्छा, तस्दीक शुदा नहीं ले रहा, लेकिन ये अगर उनकी तरफ से आया और वकला ने वाकई एज इट इज जो है वो आगे बढ़ाया, ठीक है, तो बड़ा सरप्राइज है, बड़ी सरप्राइज है। मैं आपको रोकूंगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आप CEO सेविंग होम पाकिस्तान की सियासत और इकनॉमी में बड़ी गहरी नजर इकबाल अडवाणी साहब ने ज्वाइन किया। खुश आमदीद कहेंगे सर अडवाणी साहब आपको शो में। थैंक यू भाईजान। अडवाणी साहब, ये मैं चाहूंगा पहले जरा एक फिर तहलका खेज एक स्टेटमेंट आ गया PTI की तरफ से कि हम IMF को खतो किताबत करेंगे, उनको कहेंगे कि पहले हलकों का ऑडिट हो, फिर आप पैसों और लेन देन के मामला आगे बढ़ाएं। तो ये कितना खतरनाक होगा पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए? पाकिस्तान के लिए खतरनाक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मुझे तो PTI की पॉलिसी समझ में नहीं आती, इतना हर बार ये एग्रेसिव हो जाते हैं और फिर बाद में खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आज जो PTI यहाँ तक पहुंची है उसमें इसी तरह की पॉलिसी पे इम्प्लीमेंट करते रहते हैं बगैर सोचे समझे। आप मुझे एक चीज बताएं, अगर IMF का मुआहदा रुकता है या IMF से हमको क्लियरेंस नहीं मिलती जितनी अमाउंट है, जो हमारा मुआहदा नहीं होता मुख्तसर, तो उसमें क्या वो लोग मुतासिर नहीं होंगे जो PTI के वोटर हैं? पूरा पाकिस्तान मुतासिर होगा ना। ऐसा ही है, तो जो PTI का वोटर है वो क्या सोचेगा कि इनको वोट देने की जरूरत ही क्या थी फिर? क्योंकि ये तो किसी एक के ऊपर तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा तो नहीं है नून लीग या पीपल्स पार्टी प्रॉब्लम में आएगी। ये तो वाकई ऐसा हो जाएगा कि पूरा पाकिस्तान प्रॉब्लम में आएगा। तो इसमें तो PTI के जो वोटर हैं वो भी तो प्रॉब्लम में आएंगे। तो ये किस तरह की पॉलिसी है मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। इनकी इसी एग्रेसिव पॉलिसी की वजह से ये आज यहाँ पहुंचे, और नफरत बढ़ेगी और प्रॉब्लम्स होंगे, इनको और नुकसान ही होगा, पाकिस्तान को भी होगा और इनको खुद को भी होगा। तो वाज़े अभी तक नहीं है अडवाणी साहब के ये क्या चाह रहे हैं, उनका मकसद क्या है?
ऑपोजिशन में तो ये बैठ ही रहे, लेकिन फिर वो कहते हैं ना मुल्क चलेगा ही नहीं तो सियासत कहाँ चलेगी फिर, जब आप मुल्क ही नहीं चलने देंगे। प्रॉब्लम इनका IMF से क्या ताल्लुक है? पाकिस्तान के अंदर जो भी हैं, जो भी इदारे हैं, जो भी जगह है, वो अपना केस फाइल करें, इंक्वायरी कराएं, जो भी करें, यहाँ की हद तक सही है। ये इंटरनल लेवल पे मामला उठाना सही है, इनका हक है, हर फोरम पे जाना चाहिए, यहाँ तक नो प्रॉब्लम। IMF से बात करने का कोई ताल्लुक नहीं बनता। IMF के मुज़ाकरात अगर फेल हो जाते हैं तो पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, पूरे पाकिस्तान को प्रॉब्लम आएगी। वो वोटर भी जो PTI के वोटर तो जो उनको भी तो प्रॉब्लम आएगी। सर जो आप बात कर रहे हैं, बातें करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। अडवाणी साहब जो आप बात कर रहे हैं, आई डोंट नो, जो आप बात कर रहे हैं, सॉरी फॉर जो आप बात कर रहे हैं कि नुकसान पूरे मुल्क को है, PTI के वोटर को नुकसान है, तो ये बानी PTI को पता नहीं है कि मैं ये खत लिखूंगा तो पूरे मुल्क का नुकसान हो जाएगा? उनको पता है सब चीजें, लेकिन वो फिर भी इसी तरह की पॉलिसियां लाते रहते हैं, इसी तरह के ऐलान करते रहते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब मैंने तो जब से देखा है इनको, इनके पास लड़ाई झगड़े के अलावा कोई पॉलिसी नहीं है, सब जगह इनको लड़ना ही है। एक तरफ कहते हैं कि हम गवर्नमेंट में नहीं बैठेंगे पीपल्स पार्टी के साथ, दूसरी तरफ वो मौलाना को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनके पास चले गए। बताइए, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा। इनका कोई भी एक भी स्टेप में ऐसा नहीं देखता जिससे पाकिस्तान को फायदा पहुंचे। इनका कोई भी एक भी स्टेप इनका आप देख लें, ऐसा कोई नहीं है इनके पास पॉलिसी जिससे पाकिस्तान को फायदा पहुंचे। बस इनको पता नहीं, जो समझ में आता करते रहते हैं। नहीं तो समझ में नहीं आता क्या सोच वाले लोग हैं ये लोग। आगे बढ़ाते हैं। वजीर आजम आपने कहा था नवाज शरीफ साहब नहीं बनेंगे और गालबन वो बनते हुए नजर नहीं आ रहे, क्या शहबाज शरीफ साहब कंफर्म हो गए? बिल्कुल, मैंने कहा था कि अगर नून लीग की गवर्नमेंट आएगी तो नवाज शरीफ नहीं बनेंगे, शहबाज शरीफ बनेंगे। वो देखा आपने, उस वक्त मेरे साथ कोई नून लीग का कोई बंदे बैठे थे, तो उन्होंने कहा था कि इनकी क्लिप चलाना नहीं है वो, तो मैंने कहा मुझे नहीं लगता नवाज शरीफ बनेंगे। तो शहबाज शरीफ बन जाएंगे वजीर आजम, से बस यही आएंगे और कोई नहीं आएगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ बनेंगे, बाकी आप नीचे ऊपर सब चेंजिंग होती रहेंगी, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ ही आएंगे। एक बात और भी आपने कही थी, आपने कहा था कि अब जो भी हुकूमत बने उनको काम करना होगा, आगे अब वोट काम पे मिलेगा, अब दौर चेंज हो चुका है, तो वो जो काम पे वोट मिलेगा, तरक्की पे वोट मिलेगा, क्या ये पार्टियां, पुरानी पार्टियां अब कुछ माजी से सीखी हैं? देखिए, उनको कितनी स्पेस मिलती है काम करने की, ये मेन चीज है, लेकिन वो करना चाहेंगे और मुझे लगता है हर जगह कुछ ना कुछ तो काम नजर आएगा और वो करेंगे भी इधर, अदरवाइज तो कोई चॉइस नहीं है। देखिए, हर किसी के पास मोबाइल है, हर कोई आजाद है। आपका काम होगा तो नजर आएगा, नहीं होगा तो तनकीद होगी। होगा तो करना पड़ेगा हर किसी को। आप कितने पर उम्मीद हैं कि ये जो 16 महीने इनकी परफॉर्मेंस पे उंगली उठाई गई थी, क्या अब भी वैसा ही होगा? प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी इनको, इसमें तो कोई दौड़ा ही नहीं है, क्योंकि जब आप इतनी बड़ी टीम को लेकर चलेंगे, इतनी पार्टियों के साथ इत्तेहादी गवर्नमेंट बनेगी, तो हर किसी के कुछ ना कुछ डिमांड होंगे, उनको पूरा करने में काफी टाइम निकल जाएगा, तो मुल्क के लिए इतना काम नहीं हो पाएगा जितना करना चाहिए। लेकिन आप आज चॉइस नहीं है पाकिस्तान के पास इनके अलावा, और बताएं कौन सी चॉइस है? या तो मार्शल लॉ आ जाएगा या इमरजेंसी आ जाएगी, या वही केयर टेकर कंटिन्यू करेंगे, या ये है, और कौन सा ऑप्शन है किसी के पास है? तो बताएं आप मुझे कौन सा ऑप्शन है। लास्ट में मुझे ये भी बताइएगा, आपने ये भी कहा था माजी में कि PTI वाले माफिया तलाफियां करें, सुलह सफाइयां करें इदारों से, और ये 5 साल तो छोड़ें, अगले 5 साल में देखी जाएगी। क्या वाकई देखिए, सामने आपके सामने ये 5 साल तो नहीं है ना इनके पास, निकल गए ना इनके हाथ से। मैंने तो आपको बहुत पहले कहा था, जब ये कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा था, तब तो बल्ले का निशान भी नहीं लूट, उनके पास सब कुछ था। तब मुझे लगता है इनके पास गवर्नमेंट भी तकरीबन कभी गई हुई थी, तब की बात है वो। तो इनकी इसी एजेंसी पॉलिसी वजह से इन्होंने कीमत अदा की है, और वही इसी तरह की पॉलिसी रखेंगे तो और इनको प्रॉब्लम्स होंगे। क्या अभी भी लोग PTI के अभी भी लोग टूटेंगे और हुकूमत का हिस्सा बनेंगे? 100% टूटते रहेंगे, टूटेंगे और भी टूटेंगे, आपको नजर आएगा। अभी इस तरह का जो ऐलान किया गया है IMF से, मुआहदे के हवाले से, और प्रॉब्लम आएगी और लोग टूटेंगे, क्योंकि हर कोई अपना तो सोचेगा नहीं कि भाई इनके साथ कितना चल सकते हैं। बस इनको पब्लिक वोट दे रही है, बस एक इसके अलावा इनके पास तो पॉलिसी नहीं है, कुछ करना क्या है, बस पाकिस्तान के बारे में क्या है इनकी राय, वो आपके सामने नजर है। एक आखिरी सवाल आपसे, कुछ नजूमी हजरात जो इल्म जानते हैं सितारों का, वो कह रहे हैं कि 2025 बानी PTI के लिए अच्छा साबित होगा और वो बाहर भी आ सकते हैं। देखिए, PTI के लिए
पता नहीं पीटीआई कब भी बाहर आए, कुछ नहीं है। शहबाज शरीफ पूरे 5 साल निकालेंगे, अच्छा, आप देख लेना। हाँ, नीचे की टीमें बल्ले चेंज होती जाए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब 5 साल तक हुकूमत करेंगे। 3 साल तो आपको सीधे सीधे नजर आ जाएंगे। 3 साल तक तो कोई पूछेगा भी नहीं। 5 साल तक मुझे लगता है ये कर जाएंगे। 5 साल 4 साल तो पक्के इनकी गवर्नमेंट ही रहेगी। शहबाज शरीफ 4-5 साल से पहले नहीं जाते, ये आप देख लेना। ठीक है जी, बहुत कोई शुक्रिया। कुछ भी बोले कितने भी तजिया कर ले, हाँ। जो भी है शहबाज शरीफ अच्छा पूरा टाइम तकरीबन 4-5 साल तो निकाल ही लेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, हमारे साथ मौजूद थे इकबाल अडवाणी साहब। मैं चाहूँगा कंटिन्यू करें शाह साहब। IMF का मुआहदा अगर नहीं हुआ, अडवाणी साहब ने कहा, तो फिर तो ये सबका नुकसान है। तो फिर PTI को ऐसा क्या उनको नज़र आ रहा है, इसके पीछे कोई तो राज होगा कि उन्होंने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी है कि IMF को हम खत लिखेंगे कि पैसे ना दें। देखें, मैं ये समझ सकता हूँ कि 9 मई को ताकत से दबाव डालने की कोशिश की गई, जिसका अंजाम हम देख रहे हैं। वो भी एक गलत सियासी स्ट्रेटेजी थी। पहली गलती असम्बलियाँ तोड़ के की गई, वो भी एक सियासी गलती थी। उसके बाद अब जब बस नहीं चल रहा तो कोई ना कोई इंतशारी बयान दे के टेंशन में डालना, लोगों को जहनी कोफ्त में मुब्तला करना, मुल्क का नुकसान करना, ये किसी को भी सूट नहीं करता, किसी को भी नहीं करता। अच्छा, अब इसमें एक नुकसान ये है कि बाय द वे भी अगर चले मुआहदे में कोई ऊंच नीच हो जाती है या आगे नहीं बढ़ता है सिलसिला, IMF का कोई प्रॉब्लम आती है, तो इन्होंने फ्री स्पेस दे दिया हुकूमत वक्त जो भी होगी उसको कि जी इन्होंने जो है वो ये रखना डाला था। वो इल्ज़ाम इनके ऊपर रख के जो है अपनी कोताही को छुपा सकते हैं। इन्होंने रास्ता खोल दिया उनके लिए, रास्ते को खोल दिया है। महंगाई का अगर अजाब आ गया तो वो आवाम पे आएगा कि सिलसिला टूटा तो जो अजाब आएगा वो आवाम भुगतेगी। तो आवाम के ऊपर जो मुसीबत आएगी वो इन चंद जुमलों की वजह से आएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जेल में बैठ के इतने आराम से खत लिख देना और खत की ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो जाना, मैं नहीं समझता कि कोई आसान काम है। मैं नहीं समझता हूँ। वकला ने आके जो बयान दिया है वो मेरे लिए वाकई हैरतनाक है, शॉकिंग है, शॉकिंग है, शॉकिंग है। सीनियर जर्नलिस्ट हमें ज्वाइन किया है पंजाब से ज़ोहेब मंशा ने। खुश आमदीद कहेंगे ज़ोहेब मंशा। जी बहुत शुक्रिया। ज़ोहेब मंशा, एक तहलका खेज स्टेटमेंट PTI के वकला और चेयरमैन गौहर साहब की तरफ से कि हम IMF को खतो किताबत करेंगे और उनको कहेंगे कि पहले हलकों का ऑडिट हो, उसके बाद IMF अपने किस्त रिलीज करे। ये पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान के लिए कितना खतरनाक साबित होगा। गालबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है ज़ोहेब मंशा से। इस तरह की स्टेटमेंट से क्या पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई नहीं होती? हमारे मुल्क होगा तो सियासत होगी, इकनॉमी होगी तो आम लोगों के मसाइल में बेहतरी आएगी। अगर अच्छी इकनॉमी ग्रो करेगी तो भी आम लोगों का, सियासतदानों का, आपके ही वर्कर्स का फ़ायदा है। आप ऐसी सियासत को इस लेवल तक न ले जाएं कि मुल्क का नुकसान हो, मुल्क की सालमियत का नुकसान हो, मुल्क की मईशत का नुकसान हो। तो ये ऐसे वक्त पे एक स्टेटमेंट आया है कि जब मार्च करीब है और IMF के साथ मुआहदे का वक्त करीब है, ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस वक्त ओपोजिशन की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये स्टेटमेंट आना कि हम IMF को इंगेज करेंगे। देखते हैं आगे ये ऊँट किस करट बैठता है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की राहें हमवार हैं। वो गालबन मनसब पर बैठेंगे और वो दूसरी बार मुल्क के वज़ीर आज़म होंगे। शाह साहब, दूसरी बार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बनते हुए नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल। फ़िलहाल जो भी ग्राउंड पे सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें वाज़ेह तौर पे शहबाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नज़र आ रहे हैं। और मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, दोबारा कहूँगा कि 16 महीने की जो प्रैक्टिस रही, पहली दफ़ा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सीट पे विराजमान हुए शहबाज शरीफ। 16 महीने में उनकी जो प्रोग्रेस थी वो आवाम के उम्मीदों के मुताबिक नहीं थी। आवाम को उन्होंने वो सहूलतें फराम नहीं की, आवाम के मसाइल हल नहीं हुए। वो 16 महीने की हुकूमत में महंगाई का जिन बेकाबू रहा, मईशत जो है वो डामाडोल होती रही, पेट्रोल हद से बाहर निकल गया। डॉलर की आपने देखा क्या पोजीशन हुई कि एंड में कुछ हमारे मुतकद्दर हलकों को मीटिंगें करनी पड़ी कारोबारी हजरात से। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं ये कहूँगा कि अब एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला मौका आपको अता कर रहा है शहबाज शरीफ साहब,
वक्त है, अवाम के लिए बेहतरी का रास्ता निकालिए, मुल्क की सालिमियत को एक जगह कीजिए, बेहतर और मजबूत बनाइए। जब तमाम सियासी पार्टियां इस बात पे मुत्तफिक हो गई जो आप कहलाई हैं कि हम पाकिस्तान के मुस्तहकम होने के लिए, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, तो उनको चाहिए कि इन चीज़ों की कदर करते हुए इस तरह के फैसले और इस तरह के अहकाम फौरी जो हैं वो जारी करें कि जिससे मईशत का पहिया चल पड़े, मुल्क कर्जे से बाहर आए। देखिए, अगर मैं अभी स्टेट बैंक की वेबसाइट खोलता हूं बैठ के, तो 2008 से लेके मैं 2018 और 2022 तक आता हूं, तो सबसे बड़ा कर्जा जो है जिसमें मुल्क बर्डन में आया वो पीटीआई के हिस्से में जाता है। वो पीटीआई के हिस्से मैं सॉरी रोकूंगा आपको। पीएमएलएन का मौक़िफ़ देने के लिए हमें ज्वाइन किया है इखलाक हाशमी साहब ने। आप सीनियर सियासतदान हैं। हाशमी साहब, खुशामदीद कहेंगे शो में। हाँ, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? मैं ठीक हूँ हाशमी साहब। पीटीआई के वकला और चेयरमैन गौहर खान ने तहलका खेज एक बयान दे दिया है जिससे मुख्तलिफ हलकों में चेमा गोइयाँ और बहस मुबाहसा छिड़ गया है। वो बयान ये है कि इमरान खान और पीटीआई खत लिखेगी आईएमएफ को कि पाकिस्तान को पैसे न दिए जाएं, पहले उन हलकों का ऑडिट किया जाए जहां पे धांधली हुई है। क्या कहेंगे भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला ये है कि ये सब कुछ उनसे ये तवक्को की जा सकती है जो मुल्क दुश्मनी हो ना कोई भी। अब मुझे बताया कि ये इससे बड़ा तो और मुल्क दुश्मनी क्या होगी कि पाकिस्तान इतने बुरे हालात के अंदर है और उन्होंने सियासत चमकाने के लिए इस किस्म का जो है बयान दे दिया है और लेटर लिख रहे हैं वो, यानी कि बानी पीटीआई से लेटर लिखवाने गए जो उनकी प्रेस कवरेज चल रही है अभी। अच्छा, दूसरे नंबर पे आप एक और ले रहे हैं। 9 बजे का प्रोग्राम था एक चैनल के ऊपर, वहाँ हमारे इरफान सिद्दीकी साहब हैं और वहाँ पे वलीद साहब भी थे, वलीद इकबाल साहब। सही। उन्होंने कहा कि 2018 में जो इन्होंने एप्लीकेशन दी थी उसके मुकाबले में 27 एप्लीकेशन दी है इन्होंने 27 सीटों पे एमएनएस की, जिसमें से 10 जो ना केपी के अंदर है, उनके खिलाफ, एमएनएस के खिलाफ की हमारी सीटें चोरी हुई हैं और कुछ कराची में और 7 है पंजाब के अंदर। अब मुझे बताया कि एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी 80 सीटें चोरी हुई हैं, ठीक है ना जी। अब एप्लीकेशन दे रहे हैं 27 ही है, ठीक है, 22। तो यार मुझे बताया ये नहायत झूठ के ऊपर मबनी है सारा, ये झूठ बोलते हैं और मुल्क दुश्मन लोग हैं, यहूदियों के कहने के ऊपर सारा कुछ कर रहे हैं कि पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते। तो सर इससे ये इनका जो बानी है वो कहता है ना खेलूंगा ना खेलने दूंगा मैं। तो सर ये जो आपने बात की हाशमी साहब, ना खेलूंगा नहीं सुन ले, हमें भी काफी जो है शिकायत हैं और हमारे काफी लोगों के साथ हुआ है, कराची में भी, पंजाब में भी। लेकिन यार मुल्क को मजबूत करने के लिए, मुल्क को मुझे बताएं और कौन सा रास्ता है? शहबाज साहब ने ये कहा कि आप आए, आप अपनी हुकूमत बनाएं आगे ना, लेकिन उनके पास वो सीटें नहीं थी जो हुकूमत ही बना सकते हैं। अब इन्होंने हुकूमत बनाने के बजाय आईएमएफ को ये लेटर लिखने जा रहे हैं कि जी पहले आप हमारी सीटों का फैसला करें, उसके बाद इन्हें जहाँ पैसा दें ताकि पाकिस्तान की अवाम भूखी मर जाए और ये बैंक डिफॉल्ट कर दे और एक मुल्क तबाह हो जाए। जो ना ये जो जमात इस किस्म की हरकतें कर रही है, अवाम को अगर अभी भी समझ नहीं आती तो मैं कहता हूँ फिर ऐसा अवाम का भी अल्लाह हाफिज है। ये जो आपने बात की, अगर आईएमएफ पैसे नहीं देगा तो पीटीआई के जो वोटर हैं वो भी भूखे मरेंगे, पाकिस्तान का आम आदमी भूखा मरेगा और पाकिस्तान को भाई नहीं सुन ले ओ भाई, इन्हें ये जिद्दी आदमी है, ये बेवकूफ आदमी है, पागल आदमी है ये अपने लोगों को भूखा मार रहा है। ये अपने लोगों को मारेगा, पूरे पाकिस्तान को तबाह, जिसे एक एजेंडा दिया गया है कि आपने पाकिस्तान को तबाह करना है, पाकिस्तान को मेरी मुंह में खास कि इस पाकिस्तान को तोड़ना है, तो वो और क्या कर सकता है मुझे बताएं। तो फिर ये क्या तो वो रखते हैं, तो फिर ये इतने वोट पड़े उनको, वो कह रहे हैं हमें लाख वोट पड़े हैं हर हल्के में। यार मेरी बात सुनिए, कहने की बातें हैं, प्रोपेगेंडा सिर्फ ये सोशल मीडिया का काम है। सोशल मीडिया पे आज जो लोग चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, जो लोग आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, जो पाक फौज के ऊपर हमला कर सकते हैं, यार उनसे आप क्या तवक्को रखते हैं? सही। एक हमारे ये हमारे जो ना नादान दोस्त है जो उनके साथ लगे हुए हैं। हाँ। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे और अल्लाह ताला इन्हें भी हिदायत दे कि हम पाकिस्तान को मजबूत करें और पाकिस्तान जिस हालत के अंदर है
यकीन करें रोना आता है और कुछ भी नहीं आता जो है ना। बस एक आखिरी सवाल आपसे, इकबाल अडवाणी साहब लाइन पर थे, उन्होंने कहा कि शहबाज साहब 4-5 साल निकाल लेंगे, हुकूमत चल जाएगी और इकनॉमी के मामला बेहतर करने में कामयाबी मिल जाएगी। आप कितने पुरुमीद हैं? मैं इंशाल्लाह पूरे 5 साल हम निकालेंगे। मैं कहता हूँ मियां नवाज शरीफ साहब पहले लंदन में थे, वो उनकी क़यादत में काम करेंगे। यहाँ शहबाज शरीफ नहीं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, लेकिन ये है कि तमाम मेरी क़यादत मेरा कायद करेगा। और इंशाल्लाह पंजाब में आप देखिएगा कि मरियम नवाज किस तरह से काम करती है, पंजाब को किस तरह दुआ कितना आगे लेके जाना है हमने पंजाब को, पूरे पाकिस्तान को हम इंशाल्लाह लेकर चलेंगे। और आज देखें ये जो है ना जरदारी साहब को भी समझ आ जानी चाहिए, बिलावल भुट्टो को भी समझ आ चुकी है, तमाम सियासी पार्टियों को समझ आ चुकी है कि अगर हमने काम नहीं किया तो फिर हमारा जो ना आगे पीछे कुछ भी नहीं है जो ना ही। सही, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हाशमी साहब ने नून लीग का मौक़िफ़ दिया, कितना ये सूदमंद साबित होगा। इस बार काम करना होगा, अपोजिशन बड़ी तगड़ी है। शाह साहब वक्त बता दूंगा आपको, ये बिल्कुल बात सही है कि बड़े सख्त काम की ज़रूरत है, काम करना होगा। अगर काम नहीं किया गया और इस दफ़ा भी कोई आपस की चपखलिशें बाहर निकाली गई और वो वल्गर सियासत की गई जो साबिका दौर में हुई है, तो मैं समझता हूं कि मुल्क का भी नुकसान होगा और उसके साथ साथ आवाम का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। इन लोगों को, तमाम सियासतदानों को जो आज बात हो रही है उस पर कायम रहना चाहिए कि हमने मुल्क को आगे लेके चलना है। पहली बात तो ये 1 पॉइंट एजेंडा तो ये कि मुल्क को आगे लेके चलना है। दूसरा, आवाम के लिए कुछ करें। अगर आप ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी अपोजिशन है, मैं कहता हूं अपोजिशन है ही कहां? मुझे तो आप ये बता दीजिए अपोजिशन कहां है। अपोजिशन के अंदर आज अब तक जो मुझे मौसूल हुए, अभी पीटीआई के लोग अपोजिशन की नशिस्तों पर बैठे नहीं हैं, अभी से ही इतना बड़ा स्टेटमेंट दाग दिया कि पूरी दुनिया, यूरोपीय यूनियन, IMF, जितने बैंक हैं, एशिया तरक्याती बैंक, वर्ल्ड बैंक, क्या वो इस बयान को संजीदगी से नहीं लेंगे? मैं आपसे यहाँ अर्ज करता चलूँ कि देखिए, हर क्लासरूम के अंदर एक बड़ा जिद्दी बच्चा होता है, उसको टीचर मार मार के सीधा करता है, फिर वो जाके बेंच के बैठ के वही हरकत करता है। तो अगर कहीं कोई जिद्दी बच्चा है तो उसको लोग समझ रहे हैं ना, अपोजिशन में क्यों जा रहा है वो, बना ले हुकूमत। नहीं तो उसके साथ कोई बैठ ही नहीं रहा तो कहां से हुकूमत अब बात यही, तो आपको मैं ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि नाजरीन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस वक्त जब अपने दौरे हुकूमत पे थे, बामे उरूज पे थे, लोग साथ चलने को तैयार नहीं थे। जिसका हाथ इन्होंने पकड़ा वो सांप निकले, गंदे अंडे बकौल इनके रहनुमाओं के। तो अब भी कोई साथ नहीं दे रहा, कोई इनको मजलूम सियासतदान कहने को तैयार नहीं है। कोई सियासतदान ऐसा दिखाइए जो ये कहे कि यार वो जो जेल में हमारे सियासतदान है, जो एक बानी है एक बड़ी तहरीक के, बड़ी पार्टी के, वो जो है वो बड़े मिस्कीन, बड़े मजलूम है। ऐसा बयान हमने किसी सियासतदान से तो नहीं सुना। लेकिन हम कह नहीं सकते कि जरदारी साहब अगर जो सदर मुमलिकत के ओहदे पे आ जाते तो मफाहमत के बादशाह हैं और सोच समझ के चलने वाले इंसान हैं, तो वो शायद इस सारे मामले में कोई बेहतर किरदार अदा कर सके। लेकिन अभी तक मैंने नहीं सुना कि किसी ने कोई ऐसी बात की हो कि नहीं जी ये बिल्कुल बेकसूर इंसान है और ये इनके अपने जो लोग हैं, जो जाती पार्टी के कारकुनान हैं या ओहदेदारान हैं या रहनुमा मुकामी हैं, वो तो मजबूर है देखें एक बात करने पे। आपने देखा चट्ठा ने आज जो है वो यानी टोटली सब कुछ उतार के इनके गले में डाल दिया। नहीं तो लियाकत चट्ठा का मुमकिन है सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ हो। देखिए ये बात तो सोशल मीडिया पे ये इंतशारी भी कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन इंतशारियों को मैं ये जरूर कहूंगा, आपके इस प्लेटफॉर्म से मैसेज मेरा जाना चाहिए कि इंतशार की सोच जहां खत्म होती है ना, वहां से पाकिस्तान के इदारों की सोच जाग जाती है। ऐसा मत करें कि आपके घर के अंदर कोई नुकसान हो, कोई तकलीफ पहुंचे, कानून के दायरे में मत आए, कानून की वायलेशन नहीं करें, ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे मुल्क को नुकसान होगा। इस नुकसान का खमियाजा आपको तकलीफ के मरहले में दाखिल करेगा, जिसमें आपकी छोटी सी एक हरकत से आपकी फैमिली प्रॉब्लम में आएगी। कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा स्टूडेंट है या जॉब कर रहा है या जो है वो एक घर का कफील है, वो किसी मुश्किल में आए, किसी कानूनी पेचीदगी में, कोई भी नहीं चाहता। तो मैं सबको ये कहूंगा कि फेसबुक का, यूट्यूब का, दीगर सोशल मीडिया की जो एप्लीकेशन है उनका सोच समझ के इस्तेमाल करें, बहकावे में ना आए। एक कमिश्नर बहकावे में आके आज अपने आप को एक जगह बिठा के रियलाइज कर रहा है कि वो बहकावे में आ गया। सर वो फांसी चढ़ रहे थे सर।
वो कहाँ, कौन उन्हें फांसी चला रहा था? मुझे तो उनको किसने, देखिए उनको किसने का बयान देने के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट किया किसने? जिन्होंने कहा, जो सहूलतकार थे, जिन्होंने इनका ब्रेन वॉश किया, अगर आप ये कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी वो मैं बहक गया, तो वो लोग कहाँ हैं? मैं वही उधर ही आ रहा था कि आपने ट्रैप कर दिया बीच में। आपने इब्तिदा में मेरे जुमले के बाद अपने जुमले अदा किए कि उनका ऐसा तो नहीं सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। जब उन्होंने बयान दिया था तो किसी ने तो सॉफ्टवेयर अपडेट उस वक्त किया होगा ना कि ये बयान दो। वो बयान किसने दिलवाया? तो वो कह रहे हैं कि सियासी पार्टी के ये लोग थे और उसमें से एक मफरूर है। तो मफरूर किस पार्टी के लोग हैं? कौन लोग छुपे हुए हैं? मैं लाहौर भी गया, मैंने उनको सपोर्ट भी की। आप उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने। बात क्या, वो पेंडोरा बॉक्स खुल गया। देखें, वो एक ब्यूरोक्रेट था। जिस तरह आरपीओ इस्तेमाल हुए ना, ये मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब मैं नहीं चाहता कि इंतशार फैले। बहुत गंदी सियासत हुई है पाकिस्तान के अंदर पहली दफा। ये वो कीले ठुकी हैं जिनको निकालना जगह जगह से मुश्किल हो रहा है। चलना मुश्किल हो गया पाकिस्तान का। पीटीआई को क्रेडिट देते हैं। मैं और किसको क्रेडिट दूं? देखें, गालम, गुफ्तार, करैक्टर एसिनेशन, दुश्मनी, इंतकामी कार्रवाइयां, डायलॉग्स, लोगों को डायलॉग्स के अंदर जो है इज्जतें उतारना, इसके अलावा पाकिस्तान का भला तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। जितना बड़ा बर्डन पाकिस्तान में इनके दौर में आया है, आप बार बार फिर कह रहा हूं, स्टेट बैंक की पूरी आप जाके वेबसाइट खोल के देख लीजिए कि मुल्क किस किस अदवार में किन किन कर्जों में रहा है। सबसे कम कर्जा कहां से शुरू हुआ? 2008 से। उसके बाद बतदरीज किस तरह बढ़ते बढ़ते यहाँ के 2022 में किस जगह खड़े हुए थे हम, जब नो कॉन्फिडेंस आया। तो 2008 में तो साबित रासवाली सरदारी की हुकूमत आई थी। मैं क्या, तो हाँ, तो वहां अक्सर हम सुनते हैं नजर पे डाला जाता है। बिल्कुल वहां से ही कर्जा बढ़ना शुरू हुआ। बढ़ते 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 इनके दौर में सबसे ज्यादा हाइप ली उस कर्जे ने। इनके दौर में वो मेरे पास पूरा तखमीना लगा हुआ है, मैंने पूरा उसको स्टडी किया था। तो मैं चाह नहीं रहा कि आपका टाइम जो है मुकम्मल इसमें गुजर जाए। पूरा इकोनॉमिकल सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट होता है। तो पाकिस्तान को आपने दिया क्या? सेहत कार्ड, और लोगों को आपने ये सिखाया कि फॉर्म 45 2 नंबर बनाने हैं, फॉर्म 45 इशू करके उसको इशू बनाना है। फॉर्म 45 1 नंबर 2 नंबर वो कहाँ है? वही देखिए, कल की बात बता रहा हूं आपको कि जब हिदायत, हाँ जी, पीटीआई वाले दिखा रहे हैं कि ये फॉर्म 45 के हमारे पास है। इसको अगर आप कैलकुलेट करें तो ये निश्चित फला हम जीत गए हैं, लेकिन रियासत ने फॉर्म 47 उसी हल्के में जो दिया है उसमें जीत गए फला साहब, फला पार्टी के, पीटीआई हार गई। अब जो जीत गए वो अपने फॉर्म 45 ले आए, ये अपने ले आए, मैच कर लें, बात खत्म। मैं वहीं आ रहा था। आप ये बताइए मुझे, आप भी कैंडिडेट रहे, आपने भी बड़ी मेहनत की, मुझे अंदाजा है, और पाकिस्तान के लिए काम करना चाह रहे थे। कोई आपकी जात का कोई इंटरेस्ट नहीं था, ये मैं जानता हूँ। तो ज़ाहिर तमाम चीज़ों का एक्सपीरियंस भी हुआ होगा। आप बताइए फॉर्म 45 होता क्या है और कौन देता है? थोड़ा मुझे गाइड कीजिए। इलेक्शन कमीशन वाले देते हैं। किसको देते हैं? इनको, पोलिंग एजेंट्स को। क्या कहा गया जब इलेक्शन शुरू होने वाले थे और 8 फरवरी से पहले इलेक्शन कमीशन का एक बयान था, किन लोगों के लिए था पता है आपको? कि फॉर्म 45 किसी का भी ना रोका जाए। जो पोलिंग एजेंट्स हैं, जो अंदर बैठते हैं, जो जिनको आप ये कहते हैं कि जी ये आरपीओज हैं, ये इनको क्या कहा गया कि आप फॉर्म 45 नहीं रोकेंगे किसी का। अगर फॉर्म 45 पे कोई काम करना होता, 2 नंबरी करनी होती, तो इलेक्शन कमीशन का आप वाज़ेह अहकामात निकाल के देख लीजिए। आपको 6 और 7 तारीख में नजर आ जाएगा फरवरी की। फॉर्म 45 जब बनता है तो जाहिर है, देखें, हर जगह, हर पोलिंग स्टेशन के अंदर सियासी पार्टी के लोग भी तो बैठ सकते हैं, ड्यूटियां उनकी भी तो हो सकती हैं। और जिस तरीके का ये जो वायरस फैला हुआ है, ये जो वायरस फैला हुआ है, इसको वायरस बोलता हूँ, कि हर आदमी शिकार है इसका। फैसला क्या होगा? अदलिया फैसला करे, दोनों पार्टियों को नहीं हो सकता। अब तो ये बातें हो गई, असल किसका है, अब तो ये बातें हो गई कि 45 फॉर्म जो है उसकी तस्दीक बाकायदा होगी। उसका कल जो है वो अहकामात भी आ गए वफाक की जानिब से कि तस्दीक किया जाए कौन से 45 के फॉर्म लेके घूम रहे हैं। भाई 47 तो इलेक्शन कमीशन ने दिया है ना, उसकी तस्दीक इलेक्शन कमीशन करेगा। वो तो फाइनल है, वो फाइनल है, उसकी वो तस्दीक करेगा। अब 45 फॉर्म की तस्दीक कब होगी पता है आपको? वो 2 मरहलों में होगी। अच्छा, तो वो जब आएंगे उनकी भी तस्दीक हो जाएगी, जाली साबित हुआ, और जिसके पास हुआ वो पूरी छानबीन होगी कि पीछे से कहां से लिया गया, किसने दिया और क्यों दिया। तो ये तो पेंडोरा बॉक्स हो गया। हुकूमत कितना अरसा चलेगी? अच्छा, अब ये हम कहते हैं कि
किसी ज़माने में सवाल हुआ करता था, चूँकि मैं एक जाहिर सी बात है एक अरसे से इस फील्ड में हूँ, तो जब मार्शल लॉ लगा करते थे हम देखते थे कि चमगोई होती थी इलाकों में बैठ के, यार जमहूरियत कब आएगी। अल्लाह ने मुल्क को जमहूरियत दे दी, तुम लोगों की सुन ली, सबकी सुन ली, हमारी भी सुन ली। जमहूरियत आवाम के लिए होती है, जमहूर का निज़ाम होता है, जमहूर हुकूमती लोगों को लाती है और जमहूर के भले के काम होते हैं। वो जमहूरियत जब से आई है ना और तसलसल आया उसके अंदर, मैं तो साजिद नहीं देख रहा कि आवाम को कोई फायदा हुआ हो, सिवाय करप्शन का बाजार गर्म, कोई भी हो, किसी के भी दौर हुकूमत में। हाँ देखें, अगर कोई सड़कें बना रहा है, नवाज शरीफ साहब ने बनाई है, तो किसका सरिया लगा था, किसकी सीमेंट लगी थी, और अगर कुछ कमीशन भी आया होगा तो किसके पास गया होगा, आवाम के पास तो नहीं आया ना। सड़कें बनाने में कोई ठेके लेने में फायदे होता है, ठेकेदार जब भी तो ठेका लेता है। वो लोग आए, उन्होंने तोड़ दी, दोबारा बनाना शुरू कर दी, जो कराची का सिस्टम हुआ सिंध में, देखा होगा आपने। नहीं तो क्या आप क्या चाह रहे हैं कि सदारती निज़ाम आए? भाईजान मैं ये नहीं कह रहा मेरे दोस्त का सदारती निज़ाम आ जाए, कुछ आ जाए, यार खुदा के वास्ते जो मुल्क के लिए बेहतर हो, हुकूमत चलनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि 5 साल का किसी वजीर आजम को पाकिस्तान में टाइम नहीं मिल सका। इस दफा कोशिश की जाए कि 5 साल पूरे दिए जाए और इनको ग्राउंड पे खेलने दिया जाए। आप यकीन करें, अगर नो कॉन्फिडेंस नहीं आता, ये मेरी जाती राय है, नो कॉन्फिडेंस नहीं आता तो या तो 2 सूरतें होनी थी, या तो मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, या पीटीआई के बानी की जो सियासत है ना उसकी सियासी मौत हो जाती। ये 2 सूरतों में से एक सूरत होनी थी। नो कॉन्फिडेंस लाके, बहरहाल सियासतदानों का कहना यही है कि हमने तो मुल्क को बचा लिया, मुल्क बड़ी गहरी खाई में जा रहा था। ठीक है। और हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं मुल्क बहुत नुकसान में, मुल्क बहुत तकलीफ में, आज तक सुख का सांस क्यों नहीं आया। इंतजाम आज भी सियासी लोग चलाते हैं, आके पार्लियामेंट भी बनता है, कानून साज असेंबलियां खड़ी हो जाती हैं, ग्रास रूट लेवल पे अब तो देखें तमाम चीजें हो गई, बल्दियाती निजाम भी उतरा हुआ है, फिर भी अवाम में, इस पाकिस्तान के अवाम सुख का सांस कब लेंगे, ये जवाब कौन देगा? कोई हुकूमती आदमी जो काम कर रहा है उसी से सवाल होगा ना। तो मैं तो सवाल करूंगा कि शहबाज शरीफ साहब आप आ रहे हैं, तो अब बताएं पाकिस्तान को कैसे खड़ा करेंगे आप? वो बताएंगे पहले इजलास में, मुमकिन है वो। तो उन्होंने जो अपना जो मंशूर रखा था साजिद, अब क्या बताने की जरूरत है? मंशूर पे अमल करके दिखाएं। वेरी सिंपल, बलूचिस्तान के हालात ठीक करें, केपीके में इतनी चीजें सीधी करें कि केपीके के आवाम खुश हो जाए। ऐसा करें सिंध के लोगों के साथ कि सिंध के लोग खुश हो जाए। अवामी तो आपको ला रहे हैं, बकौल आपके बड़ा मैंडेट दिया है नून लीग को, पाकिस्तान के अवाम ने बड़ा मैंडेट दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान के अवाम ने। तो खुदा के वास्ते पाकिस्तान के अवाम को अब तो जीने के लिए कोई तो रास्ते खोल दो। नहीं 100% मंशूर पे अमल कर रहे हैं, 50% करके आवाम के लिए तो सहूलत कर दो। आवाम तो आज सर्दियों का पूरा सीजन गुजर गया, लोड शेडिंग से नहीं निकल सकी साजिद। पूरा सीजन, अभी रमजान आ रहा है, आप देखिएगा वांदे पड़ जाएंगे लोगों के घरों में, इतनी महंगाई होगी अंधाधुन और कोई पूछने वाला नहीं होगा। कमिश्नर बयानात देने के लिए रह गए, वायलेशन फैलाने के लिए रह गए, चेक एंड बैलेंस के लिए नहीं है। क्यों नहीं होता कीमतों का तायुन? बहुत सी चीजें, किन किन को हम यार रोएं बैठ के, किस बात पे तो हमारे जाते हैं ना शाह साहब। साजिद यार मैं कह रहा हूं कि एक आर्टिफिशियल ऑपरेशन तो मैं भी कर सकता हूं यार बैठ के अपने इदारे में, कि मैं यहाँ लीड कर रहा हूँ कराची में, मैंने 5 लोगों को निकाल दिया और फिर दोबारा रख लिया। अच्छा यही होता है, खाना पूरी होती है। खाना पूरी नहीं करो, आप करके दिखाओ ना। कौन से मोहल्ले और इलाके का नाम कराची में आप मुझे बता दीजिए जहां वाकई आप कहेंगे कि ज्यादती के बगैर बच्चों का दूध मिल रहा है, मेडिसिन सस्ती मिल रही है, बिल्कुल तरीके से 1 नंबर मेडिसिन मुनासिब कीमत में लोगों को मैसर है, लोगों को गोश्त सब्जी मैसर है। किस तरह रेट अंधाधुन बढ़ रहे हैं, अभी से बढ़ना शुरू होगा, अभी रमजान की आमद है, अभी तो आवाज आई कि रमजान आने वाला है। नहीं तो मेडिसिन भी 2 नंबर मिल रही है। मैं तो क्या 3 नंबर? आप यहाँ चले जाए, हुसैनाबाद में जो मेमन हॉस्पिटल है वहां मैंने खुद लोगों से पूछा, मेडिकल स्टोर वालों से, कोई मेरा पेशेंट था वहां पे, तो मैंने पूछा कि यार ये दवाई पे इतना डिस्काउंट आप दे रहे हैं, भाई 1 नंबर है, 2 नंबर है भाई, 3 नंबर है भाई, 5-5 नंबर पे डिस्काउंट मिल रहा है, बहुत बड़ा बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। जो 1 नंबर दवाई है वो मैसर नहीं है लोगों को। ओहो। लेकिन उसका चेक एंड बैलेंस कोई नहीं कर सकता, पीछे बहुत बड़ी माफिया है। अब मैं हर चीज का सबूत ले लेके चलाना शुरू कर दूं तो मेरा तो पूरा टाइम इसमें निकल जाएगा और मुझे कहीं मार के फेंक देंगे और कुछ नहीं मिलना। हर चीज के पीछे एक माफिया है। हुकूमती हलकों का काम है कि इस पे काम करें और देखें कि मरीज ठीक होने के लिए आएगा अस्पताल में, मरने नहीं आया कि उसको 2 नंबर इंजेक्शन लगा दिया जाए, गलत दवाई दे दी जाए। इन तमाम चीजों को ज़ेरे बहस लाने का मकसद ये नहीं है
कि मैं लोगों को डरा दूं कि आप दवाई भी नहीं खाओ। हाँ 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 हाँ, आप दवा खाएं, लेकिन हुकूमत से कहूंगा कि इन तमाम चीजों को चेक करें। सही। किस लिए डिपार्टमेंट्स बने? हर चीज का एक डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट अपना काम क्यों नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से? वो करेगा तो आवाम को सहूलतें मिलेंगी ना। आपके यहाँ पानी की कौन सी कमी मुझे तो बताइए, जो आपका धाबी जी से यहाँ तक आते आते बीच में इतना चोरी हो जाता है कि आवाम तक पानी नहीं पहुंच रहा। सही। क्यों हो रहा है चोरी भाई? आप नहीं रोक सकते तो फिर डिपार्टमेंट काहे को बनाया आपने? क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात की आपने। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।